हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज आपके सामने कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स लेकर के मैं आया हूँ और जिनमें ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और प्री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए तो इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई मुझे नहीं लग रहा और ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई है मेंस के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। बाकी नेपाल और चाइना जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कशन कल कर ही चुके हैं और आज उनसे रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ आता है तो मैं उसको ऐड करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, सो लाइट जलाना पड़ा। तो आप बात करते हैं भील समुदाय की। भील जो है एक जनजातीय समुदाय है, आदिवासी समुदाय है और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह है जो इसके बारे में जानने लायक है कि जो भील समुदाय है, जो भील आदिवासी हैं, पूरे भारत में जितने भी ट्राइब्स पाए जाते हैं, जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या भीलों की ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भील सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है भारत में। और ये कहाँ कहाँ फैले हैं? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये सारे के सारे स्टेट्स जो कि आपस में आसपास सटे हुए हैं, इन्हीं इलाकों में भील जो है कुछ राजस्थान में, कुछ गुजरात में, कुछ एमपी में, कुछ छत्तीसगढ़ में और कुछ महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। ठीक है, और इनकी जनसंख्या करीब 1.7 करोड़ है। ठीक है, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक अलग ही भील प्रदेश की मांग हो रही है। इनका कहना यह है कि हम जो आदिवासी हैं, जो ट्राइब्स हैं, हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। ये सरकारें हैं राजस्थान की, गुजरात की, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हर जगह ये थोड़े थोड़े रहते हैं, तो कोई भी ऐसी योजना नहीं बनती जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो या इन पे कोई ध्यान देता हो। तो इन्होंने कहा है कि राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं, उन सब इलाकों को उन सब स्टेट से काटो और एक नया स्टेट बनाओ जिसको भील प्रदेश कहा जाएगा। ठीक है, भील प्रदेश की मांग उठने लगी है। तो भील प्रदेश की मांग ऐसे ही नहीं उठी है, इनके जो नेता हैं ये थोड़े अभी स्ट्रांग भी हैं क्योंकि एक भारतीय भील पार्टी, ठीक है, एक भारतीय भील पार्टी का भी निर्माण हुआ था जिन्होंने अच्छे जो है 2-3 सीटें भी जीती थी राजस्थान के चुनाव में। विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ जीती भी थी, तो इन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखा दी है, इनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है। तो ये लोग अब एक नए भील प्रदेश की मांग पे अड़े हुए हैं। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये किन किन राज्यों में है उनको याद रखिएगा, किस इंसिडेंट के तहत ये हुआ। तो ये अपने लिए अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रिटन एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भील प्रदेश की मांग सही है? क्या आपको लगता है कि एक अलग स्टेट बनाकर ही भीलों की समस्या को दूर किया जा सकता है? क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और इसमें आप फेवर में या फिर अगेंस्ट में, दोनों में विचार दे सकते हैं। जैसा भी हो, विचार होने चाहिए। तो जैसा भी होता है आपको उसमें लिखना पड़ता है, जैसा भी हो, और जो भी आपको लगता है कि क्या सही हो सकता है। अगर बिना बांटेगी, बिना एक नया स्टेट दिए भी बात बन सकती है तो अपने पॉइंट्स लिखिए। अगर आपको लगता है कि स्टेट देकर ही अलग से बात बनेगी तो अपने पॉइंट्स लिखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब लिख पाना बहुत ज़रूरी है, आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि आप लिख पाएँ। उसके बाद हम जानने लायक ये है कि किस तरीके से जो हमारा संविधान है उसमें हमारे जो ट्राइब्स हैं, यानी कि जो हमारी जनजातियाँ हैं, उनके अधिकार कैसे सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, एक शेड्यूल है, अनुसूची जिसको कहते हैं, वो अनुसूची भारत के संविधान में है, उसका नंबर है 5th, 5वीं अनुसूची। आपने पढ़ा होगा भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था और जब भारत का संविधान बना था तो पहली बार जब उसमें अनुसूचियों की संख्या थी तो वो थी 8, लेकिन उसके बाद 4 और अनुसूचियाँ अब तक ऐड हो चुकी हैं, तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 5वीं अनुसूची जो कि उसी समय जोड़ दी गई थी जब संविधान बन रहा था, उस 5वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि जो हमारी जनजातियाँ होंगी उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जो संस्कृति है, उनके जो परंपराएं हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई सरकार क्या कर सकती है। तो इस 5th शेड्यूल में ये चीज़ बताई गई है कि भाई आप जो है किस तरीके से किसी भी प्रदेश में किसी खास इलाके में रहने वाले लोगों को जनजाति घोषित कर सकते हो और उनके लिए योजनाएं बना सकते हो और उनको अपनी तरफ से अपनी परंपराओं को मानने के लिए भारत के कानून से अलग उनको मान्यता दे सकते हो कि आपने परंपराएं मानिए। जैसे कुछ आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा शादी करने की परंपरा अभी भी है। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे यहाँ नहीं है कि भैया एक से ज़्यादा शादी करो हिंदुओं में, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके अपने संस्कार हैं, तो उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है कि भाई ठीक है तुम करो, तुम्हारी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसमें करो। ठीक है, बहुत से ऐसे ट्राइब्स आप पढ़ेंगे इसमें बहुविवाह यानी पॉलीगैमी चलती है। ठीक है, तो 5th शेड्यूल में ये चीज़, इसके दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 342, ये याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 342 संविधान का जो 342 नंबर आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो एक आदेश के द्वारा किसी इलाके में रहने वाले आदिवासियों की सूची को नई आदिवासी सूची में ऐड कर सकता है, उनको आदिवासियों की लिस्ट में ऐड कर सकता है
और फिर उस राज्य के राज्यपाल की देख रेख में उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उनके लिए कमेटी बनाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये आर्टिकल 342 में आता है। उसके अलावा जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है PESA, पीसा। ये PESA है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायती राज में भी कुछ जो है डायरेक्टिव्स जोड़े गए हैं, कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं पीसा में। ठीक है, पीसा उससे रिलेटेड है। तो पीसा आर्टिकल 342 5वां शेड्यूल, भील जनजाति और ये राज्यों के नाम, इसमें एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, रिटन एग्जाम में भी आने लायक है और प्री एग्जाम में तो पीसा से रिलेटेड, आर्टिकल 342 से रिलेटेड कि कौन सा आर्टिकल है, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आर्टिकल 342 को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसका मतलब समझ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कई बार ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन कौन सी बातें सच हैं आर्टिकल 342 को लेकर के, ये पूछी जा सकती हैं। सिंस एक भील प्रदेश की मांग उठ रही है, ये करंट अफेयर्स है, करंट न्यूज़ में है, तो इस वजह से इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको 100% सोलराइजेशन इसका किया जा रहा है, यानी सौर ऊर्जा से इस मंदिर को चलाया जाएगा और कोणार्क शहर को भी 100% सोलर ऊर्जा पे लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। बाकी इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, पहली चीज़, ब्लैक पैगोडा इसी को कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसको बनवाया किसने था, इसको 13वीं सेंचुरी में यानी 13वीं शताब्दी में गंगवंश, एक वंश था गंगवंश, गंगवंश का राजा था नरसिंह देव वर्मन प्रथम। ठीक है, गंगवंश का राजा था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, नरसिंह देव वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, गंगवंश और नरसिंह देव वर्मन प्रथम। ये भगवान सूर्य का मंदिर है, भगवान सूर्य का जो रथ है उसमें 24 पहिए हैं, तो इसी तरीके से ये भगवान सूर्य देव के रथ में 24 पहियों को प्रदर्शित करने वाला ये सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये सूर्य देव का मंदिर है, 24 पहिए हैं, ये याद रखिएगा। उसके अलावा 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जो यूनेस्को है उसने इसको सांस्कृतिक महत्व का स्थल, सांस्कृतिक मतलब पूरे संसार में विश्व सांस्कृतिक महत्व का स्थल घोषित किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और इसमें बाकी न्यूज़ आपने देखी ली है। और ये किस वास्तुकला पे बना हुआ है, हर एक मंदिर की या हर एक जो भवन बनाया जाता है, मकान बनाए जाते हैं, उसकी स्टाइल होती है बनाने की। ठीक है, तो इसका स्टाइल क्या था इस मंदिर के बनाने का, इसके स्टाइल का नाम है कलिंग वास्तुकला। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कलिंग वास्तुकला पर आधारित है। और इसमें जानने लायक क्या है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि जो सोलराइजेशन इसका किया जाएगा, यानी सौर ऊर्जा पर पूरी तरीके से इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए पैसे कौन देगा, पैसे भी तो चाहिए। पैसे देगी भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसे नहीं लगाएगी, केंद्र सरकार पैसे देगी। कितने, 25 करोड़, 25 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। और ये पूरी तरीके से 100% केंद्र सरकार ही इसमें लगा रही है, कोई इसमें किसी का हिस्सा नहीं है और कोई इसमें राज्य यानी कि उड़ीसा इसमें कोई भी भागीदारी नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, केंद्र सरकार इसको इस तरीके से 100% सोलराइज या सोलर ऊर्जा पे लाएगी। ठीक है, आखिरी है बहुत छोटा सा, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WC मैंने छोटे में लिख दिया है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये गोवा में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेत्रावली, इसमें से नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, या कई बार जोड़े मिलाने को दे दिए जाते हैं कि भाई जो पेयर्स हैं उनको मिलाइए, ये जगह का नाम दिया है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया है तो उसको मिलाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में है। ठीक है, तो गोवा में है और ये अभी न्यूज़ में इसलिए है कि पहली बार वहाँ पे ब्लैक पैंथर यानी काला चीता देखा गया है। इस बात की सूचना वहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की सूचना दी है, जो मंत्रालय है वन मंत्रालय, उसको दी हुई है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ब्लैक पैंथर देखा गया है और इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। ब्लैक पैंथर की जो खासियत होती है वो होती है कि बाकी जो पैंथर होते हैं उसके काले धब्बे होते हैं, बाकी उसकी बॉडी जो होती है वो चमकीली, थोड़ा सा चमक वाली होती है और उस पर काले काले धब्बे होते हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर में क्या होता है कि वो जो है उसके साथ क्या हो जाता है कि उसमें मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसकी मेलानिन होता ही नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है धब्बों के साथ साथ पूरा शरीर भी काला पड़ जाता है, इसलिए वो पूरा काला दिखता है। उसके शरीर पे धब्बे होते हैं लेकिन वो धब्बे अलग से काले होते हैं और ये पूरा शरीर और भी काला हो जाता है, अपनी तरफ से काला हो जाता है मेलानिन की कमी की वजह से। तो इसको कहते हैं मेलानिनिज्म।
ठीक है, मेलानिज्म की वजह से ये पूरा ब्लैक पैंथर होता है। तो ये इसकी खासियत होती है। ये साइंस में पूछा जा सकता है कि किस वजह से ब्लैक पैंथर ब्लैक होता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो मेलानिज्म उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मेलानिन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि उसकी क्या खासियत होती है। तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। गोवा में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत, जो गोवा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो नेशनल पार्क हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गोवा में नेत्रावली हो गया, इसको याद रखिएगा। बाकी सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, पक्षी विहार, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये वहाँ पे है। महावीर नेशनल पार्क ये वहाँ पे है। महावीर नाम से दोनों नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों की दोनों ये गोवा में है। ठीक है, उसके अलावा गोंडाला नेशनल पार्क ये भी वहाँ पे है, गोंडला BONDALA नेशनल पार्क ये भी वहाँ पे है। तो ये याद रखिएगा। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये प्री एग्जाम्स में किसी इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को